देखो यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा था, भाई तू ट्रांसफॉर्मर सीरीज पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा है। मैंने सोचा चलो यार सही है, कर लेते हैं। सो यार फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज के प्रीक्वल बम्बल बी की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। इस फिल्म की कहानी बम्बल बी यानी B127 नाम के एक रोबोट के आसपास घूमती है, जो साइबरट्रॉन नाम के एक प्लेनेट पर रहता है। B127 एक साफ दिल का रोबोट है जो इंसानियत का रखवाला है। फिल्म शुरू होती है और हमें साइबरट्रॉन नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां पर सिविल वॉर चल रहा होता है। यहाँ सिविल वॉर से तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि साइबरट्रॉन के निवासी दो माइंडसेट में डिवाइड हो गए थे। एक थे डिसेप्टिकॉन्स, जिनका नेचर बस बुराई फैलाकर या फिर इंसानियत को खत्म कर अपने फायदे को देखना। दूसरे थे ऑटोबोट्स, जो इंसानियत के रखवाले थे। चूंकि डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबोट्स डिफरेंट माइंडसेट के थे, इसीलिए किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में हो रहे झगड़े के रीजन कई थे, जो इस पार्ट यानी बम्बल बी में अच्छे से नहीं बताया गया है, पर ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी की टीवी सीरीज, कॉमिक्स या फिर आगे के पार्ट्स में अच्छे से डिस्कस करा गया है। सो मैं आगे के पार्ट्स में इन दोनों के बीच में हो रहे झगड़े के रीजन को अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं, यानी सिर्फ इतना याद रखते हैं कि इन दोनों के प्लेनेट पर झगड़ा चल रहा है, जो एक सिविल वॉर है। जहां एक तरफ डिसेप्टिकॉन्स रोबोट जो उड़ने वाली चीज में खुद को चेंज कर सकते थे, उड़ते उड़ते ऑटोबोट्स पर हमला कर अपने ही प्लेनेट को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जवाब में ऑटोबोट्स इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि डिसेप्टिकॉन्स के पास खुद को उड़ने वाली चीज में चेंज करने की शक्ति थी, इसीलिए यहाँ पर ऑटोबोट्स पर ये यानी डिसेप्टिकॉन्स भारी पड़ रहे थे। खुद के रोबोट्स को मरता देख ऑटोबोट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम अपने एक विश्वासी रोबोट B127 को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां जाकर इंसानों की रक्षा करना। मैं बाकी बचे ऑटोबोट्स को लेकर मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी के बारे में पता चल गया तो हमारा और पृथ्वी का वजूद ही मिट जाएगा। ऑप्टिमस की बात सुनकर B127 पृथ्वी के लिए रवाना हो जाता है। अब फ्रेंड्स हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है, जहां कैलिफोर्निया के जंगल में सेक्टर 7 का एक सीक्रेट एजेंट बांस अपने सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि तभी B127 की वहां पर क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिससे ट्रेनिंग में शामिल आधे से ज्यादा सोल्जर घायल हो जाते हैं। आगे एजेंट बांस B127 को एलियन समझकर अपने फोर्सेस को बुलाता है और इस पर बारूदों से हमला करता है। जहां लगातार बारूदों के हमले से B127 की कोर सिस्टम नष्ट हो जाती है, जिसके बाद एजेंट बांस अपने फोर्सेस के साथ B127 को चारों ओर से घेर लेता है। खुद को चारों ओर से घिरा देखकर B127 कहता है, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कि तभी एजेंट बांस की नजर आसमान में पड़ती है, जहां तेजी से एक एरोप्लेन इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर बांस कहता है, अरे यार अब इस एयरफोर्स को यहाँ पर किसने भेज दिया। जिस पर B127 कहता है, ये कोई एयरफोर्स नहीं है, भागो यहाँ से। B127 इतना कह रहा होता है कि तभी वो तेजी से आ रहा एरोप्लेन अपना आकार बदलकर इन सारे लोगों पर हमला करता है, जिससे यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा सिपाही मर जाते हैं और एजेंट बांस घायल होकर गाड़ी में फंस जाता है। दरअसल फ्रेंड्स ये एरोप्लेन कोई नॉर्मल प्लेन नहीं बल्कि डिसेप्टिकॉन का रोबोट था, जो कि B127 का पीछा करते हुए पृथ्वी पर पहुंच गया था। आगे ये डिसेप्टिकॉन रोबोट B127 को पकड़कर कहता है, हमसे बचना इतना आसान नहीं बच्चों, अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे बता दो तुम्हारे बाकी के दोस्त और ऑप्टिमस कहाँ छिपे हैं। जिस पर B127 उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और इसी बात को लेकर इन दोनों में हाथापाई होती है। चूंकि B127 का कोर सिस्टम डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आगे डिसेप्टिकॉन रोबोट ऑप्टिमस का पता न चलने पर इससे कहता है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो B127, तो आज के बाद तुम चाहकर भी किसी को कुछ भी नहीं बता पाओगे। इतना कहकर वह B127 की वॉइस बॉक्स की वायर को कट कर देता है, जिससे B127 की बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। आगे ये रोबोट B127 को खत्म करने वाला होता है कि तभी B127 अपना दिमाग लगाकर इस रोबोट का बारूद निकालकर इसके ही सीने में डाल देता है, जिससे ये डिसेप्टिकॉन रोबोट धमाके के साथ खत्म हो जाता है। वही मुख्य प्रणाली के नष्ट होने की वजह से यानी कोर सिस्टम के डैमेज हो जाने की वजह से B127 की याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आगे उसे एक पीली कार दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वह खुद को इस पीली कार में ट्रांसफॉर्म करता हुआ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है।
आगे की कहानी में हमें चार्ली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के गुजरने के सदमे से अभी भी नहीं निकली थी और फिलहाल अपनी माँ, अपने सौतेले पिता और उसके बेटे ओटिस के साथ रहा करती थी। चार्ली का सौतेला बाप और इसका सौतेला भाई इसे काफी पसंद करते थे, पर चार्ली के दिल में कहीं न कहीं अपने पिता के लिए ज्यादा फीलिंग थी और वह अभी भी अपने पिता को मिस करती थी। चार्ली के पास उसके पिता की एक पुरानी कार थी जिसका केयर इसके पिता और चार्ली अपने पुराने समय में किया करते थे, पर दुर्भाग्य ये था फ्रेंड्स कि ये कार खराब हो चुकी थी और चार्ली अपने पिता की निशानी को फिर से जीवित करना चाहती थी, यानी इस कार को बनाना चाहती थी। अपनी कार को ठीक करने के लिए वह बीच पर पार्ट टाइम का जॉब किया करती थी, जिस वजह से कुछ घर की अमीर लड़कियां इसका मजाक उड़ाया करती थी। यहीं पर चार्ली का पड़ोसी मेमो भी काम करता था जो इसे काफी पसंद करता था, पर इन सारी चीजों से चार्ली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था और वह हर समय अपनी गाड़ी को बनाने के बारे में सोचती रहती थी। चार्ली के घर के पास ही अंकल हैंक रहा करते थे, जहां से वह अपनी गाड़ी को बनाने के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स खरीदा करती थी। एक दिन चार्ली अपने पिता के कार को बनाने के लिए हैंक के पास जाती है, जहां उसे ये कार यानी पीली बीटल दिखाई पड़ती है। चार्ली फटाक से कार के अंदर जाती है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर यह कार बस स्टार्ट होते होते दोबारा से बंद हो जाती है। चार्ली इस कार यानी पीली बीटल से बाहर निकलती है और अंकल हैंक से उस पीली बीटल के मालिक के बारे में पूछती है, पर अंकल हैंक व्यस्त होने के कारण कोई जवाब नहीं देते, जिसके बाद चार्ली अपने घर के गैराज में जाती है और वापस से अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। पर फ्रेंड्स, चार्ली के लाख चाहने के बाद भी वो कार ठीक नहीं हो पाती, जिसके बाद चार्ली उदास होकर अपने पिता को सॉरी कहती है और फिर से सो जाती है। चार्ली जिसे मात्र एक पीली बीटल समझ रही थी, वो असल में B127 था, जो बेहोश होने के पहले एक बीटल में कन्वर्ट हो चुका था और जिसे अंकल हैंक ने कवाड़ समझकर अपने पास रखा था। वहीं दूसरी ओर चार्ली के द्वारा B127 को स्टार्ट किए जाने से B127 के सुरक्षित होने की बात B127 के दूसरे फ्रेंड, जो कि एक दूसरा ऑटोबोट्स होता है, उसे पता चल जाता है, जिसे डिसेप्टिकॉन के रोबोट ने सैटर्न प्लैनेट पर घेर रखा था। अब उन्हें B127 के पृथ्वी पर होने की खबर मिल गई होती है, जिसके बाद ये दोनों रोबोट सैटर और डिपकिक B127 के साथी को मारकर हंसते हुए बोलते हैं, ओ तो B127 पृथ्वी पर छिपा बैठा है, चलो उसे मजा चखाएं। जिसके बाद सैटर और डिपकिक पृथ्वी पर आ जाते हैं। उधर अगली सुबह जब चार्ली की आंखें खुलती है तब वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आज चार्ली का बर्थडे था। चार्ली हंसते हुए मुस्कुराते हुए हॉल में आती है, जहां उसकी मुलाकात उसके माँ से होती है। यहाँ पर माँ उसे एक हैमलेट और उसका सौतेला पिता एक बुक देता है, जिसे देखकर चार्ली थोड़ा नाराज होती है और हैंक के पास आती है, जहां वह हैंक से कहती है, अंकल हैंक, मुझे आपकी पीली बीटल चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक डील है, अगर मैं आपकी पीली बीटल को बना दूंगी तब वो मेरी हो जाएगी। चार्ली की बात सुनकर हैंक कहते हैं, भला ये कैसी डील हो गई? जिस पर चार्ली बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, अंकल हैंक, आज मेरा बर्थडे है और मैं नहीं चाहती हूँ आज का दिन मेरा स्पॉइल हो। मैं चाहती हूँ बस आप मुझे वो पीली बीटल दे दो, जिसके बदले में मैं आपके दुकान में काम करूंगी और अगर आप बोलोगे तो मैं आपके बाथरूम की भी सफाई कर दिया करूंगी। बर्थडे वाली बात सुनकर हैंक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा इसमें डील की क्या जरूरत है, तुम ले जाओ इस कार को और मेरी तरफ से इसे एक गिफ्ट समझना। हैंक की बात सुनकर चार्ली बहुत ज्यादा मुस्कुराती है और खुश होते हुए गाड़ी के पास जाती है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और अंततः इस गाड़ी को यानी B127 को वो स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वह इस कार को लेकर अपने घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद चार्ली इसे कार समझकर इसके पार्ट्स को फिक्स कर रही होती है कि तभी B127 अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर चार्ली थोड़ा पीछे हो जाती है। आगे B127 की नजर चार्ली के हाथ में पड़े हुए रिंच पर पड़ती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। B127 को इस कदर डरते हुए देखकर चार्ली अपने हाथ में पड़े हुए रिंच को फेंक देती है। आगे वह B127 से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो? यहाँ पर B127 अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर ये कुछ बोल नहीं पाता और जमीन पर निराश होकर बैठ जाता है,
क्योंकि लास्ट लड़ाई में इसके बोलने की क्षमता खत्म हो गई थी। B127 को निराश देखकर चार्ली कहती है, तुम्हारा कोई नाम नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ। पता है तुम बम्बलबी की तरह दिखते हो और तुम्हारा कलर भी बम्बलबी की तरह है। मैं तुम्हें अब से बम्बलबी ही बुलाऊंगी। B127 के द्वारा चार्ली को दिया गया नाम पसंद आता है, जिसके बाद चार्ली अपने बारे में सब कुछ B127 यानी बम्बलबी को बताती है और जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और हर समय एक साथ रहना पसंद करते हैं। एक दिन चार्ली बम्बलबी से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसके सीने के पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे देखकर चार्ली इसे लेटने को कहती है ताकि वह बम्बलबी के पार्ट्स को ठीक कर सके। आगे बम्बलबी के पार्ट्स को फिक्स करते वक्त बम्बलबी की मेमोरी से ऑप्टिमस प्राइम का एक मैसेज दिखाई पड़ता है, जिसमें होलोग्राफिक ऑप्टिमस प्राइम कह रहा होता है, जंग अभी जारी है, अपना ख्याल रखना। इस मैसेज को देखकर चार्ली और बम्बलबी दोनों हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर चार्ली बम्बलबी से पूछती है, तुम कहीं और से आए हो, तुम यहाँ पर छिप रहे हो? जिस पर बम्बलबी अपना म्यूजिक सिस्टम चार्ली को दिखाता हुआ उसमें रेडियो ट्यूनिंग करने लगता है, जिसे देखकर चार्ली कहती है, अच्छा तो तुम्हारे पास ये भी है, लाओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैटर्न और डीप किक पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। जब सेक्टर 7 को एलियन के पृथ्वी पर लैंड करने की बात पता चलती है तो एजेंट बांस अपने फोर्सेस के साथ सैटर्न और डीप किक के पास पहुंचता है। यहाँ पर सैटर्न बड़े ही चालाकी से बांस के सीनियर डॉक्टर पॉवेल को कन्विंस करती हुई कहती है, हम अच्छे एलियन हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस अपने ग्रह से भागे हुए देशद्रोही B127 को खोज रहे हैं। आप मुझे अपना सैटेलाइट इस्तेमाल करने दे तो आपकी मेहरबानी होगी। B127 बहुत ही खतरनाक ऑटोबोट है जिससे आपको खतरा है। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो फ्यूचर में मैं भी अपने प्लेनेट की एडवांस टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर बांस इस बात के लिए राजी नहीं होता है, पर इसका सीनियर सैटर्न की बातों से कन्विंस हो जाता है। चार्ली बम्बलबी के म्यूजिक सिस्टम को ठीक कर देती है, जिससे बम्बलबी तरह तरह के सॉन्ग की मदद से चार्ली से बात करने लगता है। एक रात ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर मेमो आ जाता है। पहले तो बम्बलबी को देखकर मेमो डर जाता है, लेकिन चार्ली के बार बार समझाने पर मेमो नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों यानी चार्ली, मेमो और बम्बलबी दोस्त बन जाते हैं और एक साथ तीनों ड्राइव पर निकलते हैं। अब कहानी आती है 5 दिन बाद, जहां चार्ली बम्बलबी को घर पर अकेला छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। खुद को अकेला पाकर बम्बलबी चार्ली के गैराज से निकलकर चार्ली के घर में घुसकर वहां रखी सारी चीजों को तहस नहस करते हुए आखिर में इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है, जिससे उस इलाके के ट्रांसफार्मर में जोर का धमाका होता है। चूंकि सैटर्न और डीप किक यहाँ के सैटेलाइट को यूज कर रहे थे, इसीलिए इस धमाके का पता इन्हें चल जाता है, जिसके बाद ये दोनों सेक्टर 7 के फोर्सेस के साथ चार्ली के घर के लिए निकलते हैं। घर से आ रहे शोर को सुनकर मेमो चार्ली को कॉल कर उसे घर आने को कहता है। जब चार्ली घर पर पहुंचती है तो घर की हालत देखकर उसे बम्बलबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इत्तेफाक से उसी समय चार्ली की मां ओट्स को लेकर स्कूल से घर लौट जाती है। घर की हालत देखकर वह चार्ली पर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसे बुरा भला कहती है, जिससे नाराज होकर चार्ली बम्बलबी और मेमो के साथ घर से दूर चली जाती है। रास्ते में मेमो और बम्बलबी इसे हंसाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि एजेंट बांस समेत सेक्टर 7 के कई सोल्जर उसके सामने आ जाते हैं, जो मेमो और चार्ली को कार से बाहर निकलने को कहते हैं। जब ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो सोल्जर इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। खुद को चार्ली से दूर होता देखकर बम्बलबी अपने असली रूप में आ जाता है और इन सारे लोगों से खुद का पीछा छुड़ाते हुए चार्ली और मेमो को लेकर आगे बढ़ता है। ये लोग आगे बढ़े ही थे कि इनके सामने सैटर्न और डीप किक आ जाते हैं, जो बम्बलबी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चूंकि बम्बलबी को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए इन दोनों पर हमला करने के बजाय बम्बलबी चार्ली को बचाना शुरू करता है। कुछ क्षण बाद यहीं पर एजेंट बांस आ जाता है, जो बम्बलबी पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। वह इन सारी चीजों को देखकर चार्ली भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और जब चार्ली की आंखें खुलती है तब वह खुद को बिस्तर पर पाती है, जिसके बाद वह हड़बड़ाती हुई अपने घर के हॉल में पहुंचती है, जहां वह देखती है एजेंट बांस चार्ली के माता पिता को समझा रहा है, देखिए आपकी बेटी ने इलीगल काम किया है, इसने तो एलियन को पनाह दी है। इस बार हम आपकी बेटी को छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से आप अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा।
यहाँ पर चार्ली चिल्लाते हुए बोलती है, वो खतरनाक नहीं है, वो मेरा दोस्त है। जिस पर चार्ली की माँ चार्ली को डांटकर उसे वापस से कमरे में भेज देती है। अपने कमरे में पहुंचकर चार्ली बम्बलबी के बारे में काफी देर तक सोचती है और फिर अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर मेमो के घर के बाहर पहुंचती है, जहां उसे ओटिस देख लेता है। आगे चार्ली अपने भाई ओटिस को कहकर अपनी माँ को घर पर उलझाकर रखते हुए अपनी माँ को कुछ भी न बताने को कहती है, ताकि चार्ली बम्बलबी की मदद कर सके। जिसके बाद चार्ली टीवी पर न्यूज देखकर ये पता करती है कि आखिर बम्बलबी को कहाँ रखा गया है। आगे चार्ली ओट्स को घर पर भेजकर मेमो के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर बम्बलबी को रखा गया था। यहाँ पर ये दोनों देखते हैं सैटर और डीप किक ने बम्बलबी को बेड़ियों में जकड़ रखा है और यहीं पर कुछ दूर पर डॉक्टर पवेल भी होता है। ये दोनों यहाँ पर बम्बलबी से ऑप्टिमस प्राइम की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चूंकि पिछली लड़ाई में बम्बलबी की याददाश्त चली गई थी, इसीलिए बम्बलबी यहाँ पर जाकर भी इन लोगों को कुछ भी नहीं बता पाता। पर बम्बलबी को टॉर्चर करते समय इन लोगों को बम्बलबी की मेमोरी से ऑप्टिमस प्राइम की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डेड मैसेज दिखाई पड़ती है, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम कह रहा होता है, बम्बलबी तुम पृथ्वी पर जाकर हमारे लिए बेस तैयार करना, मौका मिलते ही हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगर डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी के बारे में पता चला तो पृथ्वी का और हमारा यानी ऑटोबोट्स का वजूद ही मिट जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना और मौका मिलते ही मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इस मैसेज को देखकर सैटर और डीप किक समझ जाते हैं ऑप्टिमस प्राइम पृथ्वी पर आ रहा है। इस रिकॉर्डेड मैसेज को देखने के बाद सैटर कहती है, चलो अच्छा है, ऑप्टिमस प्राइम यहीं आ रहा है, आने दो उसे, उसके चूजों के साथ हम लोग एक बार में ही ऑटोबोट्स और पृथ्वी का सफाया कर देंगे। चूंकि यहीं पर डॉक्टर पॉवेल भी होता है, इसीलिए इसे भी एहसास हो जाता है कि उसने सैटर और डीप की मदद करके कितना गलत काम किया है। अपनी गलती सुधारने के लिए डॉक्टर पॉवेल इसी समय एजेंट बांस को रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू सारी बात बताने की कोशिश करता है, पर सैटर और डीप किक को इसका पता चल जाता है, इसीलिए ये पॉवेल पर हमला करके उसे मार देते हैं। चूंकि ऑप्टिमस प्राइम यही आने वाला था, इसीलिए सैटर और डीप किक सैटेलाइट को यूज करके पास के एक सैटेलाइट टावर का पता लगाते हैं, ताकि ये दोनों मैसेज भेजकर बाकी के डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी पर बुला सकें। अब इन्हें पता चल गया था कि ऑप्टिमस प्राइम पृथ्वी पर आने वाला है, इसीलिए ये दोनों बम्बलबी को अधमरी हालत में छोड़कर सैटेलाइट टावर की ओर निकलते हैं। बम्बलबी के पास से सैटर और डीप किक के दूर चले जाने के बाद चार्ली और मेमो इसके पास आते हैं और बम्बलबी को अधमरा हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर चार्ली इलेक्ट्रिक गन से बम्बलबी पर कई बार फायर करती है। शुरू में इलेक्ट्रिक गन का बम्बलबी पर कुछ भी असर नहीं होता, पर आखिरकार बम्बलबी ठीक हो जाता है और इलेक्ट्रिक गन से बार बार फायर होने की वजह से इसकी मेमोरी भी वापस आने लगती है। अब बम्बलबी लगभग ठीक हो चुका था, इसीलिए वो चार्ली और मेमो के साथ सैटेलाइट टावर की ओर निकलने लगता है कि तभी यहाँ पर एजेंट बांस अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है। अब तक बम्बलबी की सारी मेमोरी वापस आ चुकी थी, इसीलिए सैटर और डीप किक को मारने का प्राइमरी टास्क समझते हुए गुस्साया हुआ बम्बलबी एजेंट बांस के सारे सोल्जर पर हमला करता है और फिर इनके चारों तरफ आग लगाकर इन्हें तितर बितर कर देता है। सारा माजरा शांत हो जाने के बाद बम्बलबी अपने म्यूजिक सिस्टम के थ्रू चार्ली और मेमो को कहता है, अगर डिसेप्टिकॉन्स को पृथ्वी का पता चल गया तो इंसानियत समेत हम ऑटोबोट्स की पूरी जाति खत्म हो जाएगी, इसीलिए हमें उन्हें रोकना होगा। बम्बलबी के इतना कहने पर चार्ली बम्बलबी के साथ सैटेलाइट टावर की ओर निकल पड़ती है। सैटेलाइट टावर के पास पहुंचने पर चार्ली बम्बलबी से उसका प्लान पूछती है, जिस पर बम्बलबी चार्ली को डस्टबिन में छुपाकर अकेले ही इन दोनों से लड़ने चला जाता है। चूंकि चार्ली भी बम्बलबी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह भी डस्टबिन से निकलकर बम्बलबी के पीछे आती है, जहां पर बम्बलबी और डीप किक में ढेर सारा झगड़ा होता है। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है सैटर सैटेलाइट टावर पर है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वह एक चमकती हुई डिवाइस को सैटेलाइट टावर में इंस्टॉल कर रही है, जहां कुछ क्षण बाद डिसेप्टिकॉन्स की आर्मी से जुड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आगे चार्ली मौका पाकर सैटेलाइट टावर पर चढ़ना शुरू करती है, ताकि वह सैटर के द्वारा सैटेलाइट टावर में लगाए गए डिवाइस को रिमूव कर सके। अगले क्षण हमें एजेंट बांस को दिखाया जाता है, जो तेजी से सैटर की तरफ आ रहा होता है। अपनी तरफ बांस को आता देख सैटर बांस पर हमला करती है, जिससे बांस का हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने लगता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद बम्बलबी आ जाता है, जो डीप किक को मारने के बाद नीचे गिरते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़कर बांस की जान बचाता है।
वहीं दूसरी तरफ चार्ली भी सैटर के द्वारा सैटेलाइट में इंस्टॉल किए गए डिवाइस के पास पहुंच जाती है और डिवाइस को रिमूव करने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सैटर चार्ली पर हमला करने वाली होती है कि तभी बम्बल भी सैटर पर हमला करके इसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद चार्ली ढेर सारी मेहनत करके डिवाइस को सैटेलाइट टावर से रिमूव करने में सफल होती है और इसी वजह से डिसेप्टिकॉन्स की आर्मी से जुड़ने का प्रोसेस भी बंद हो जाता है। बम्बल बी के द्वारा इसके काम में अड़चन लगाने की वजह से सैटर बम्बल बी पर जानलेवा हमला करती है और बम्बल बी और सैटर में ढेर सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। लास्टली बम्बल बी अपना दिमाग लगाकर कुछ दूर बने डैम पर हमला करके इसे तोड़ देता है, जिससे ढेर सारा पानी इनके तरफ आने लगता है और सैटर डैम की दीवार में दबकर वहीं नर्कवासी बन जाती है। चूंकि बम्बल बी ने बांस की जान बचाई थी, इसीलिए बम्बल बी को देखकर बांस कहता है, चार्ली मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज तुम बम्बल बी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे लोग यहाँ आकर इसे डिसेंबल कर देंगे। बांस की बात सुनकर चार्ली बम्बल बी के साथ वहां से निकल जाती है। आगे की कहानी में हमें बम्बल बी को अकेला चार्ली के साथ दिखाया जाता है, जहां पर चार्ली बम्बल बी को उसके मिशन के लिए विदा कर रही होती है। यहीं पर बम्बल बी को एक नई कार दिखाई पड़ती है, जिसका रूप वो तुरंत से ले लेता है और फिर अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम से मिलता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी ट्रांसफॉर्मर 1 में दिखाई गई है, जिसमें डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स झगड़ा कर रहे होते हैं और ऑप्टिमस प्राइम इन्हें लीड कर रहा होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप जनवरी 2021 के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसका अगला पार्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।